नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित हिंदी के 500 प्रश्नों की इस बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पूर्व की कई कक्षाओं में हम लोग बात कर चुके हैं, 11 कक्षाओं में हम लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में रहे। ये हम लोगों की 12वीं कक्षा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। प्रश्न संख्या 275 के बाद प्रश्न संख्या 276 आपके लिए है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन कौन नहीं है? वारी, वहनी, अनल और पावक। तो यहाँ वारी जो शब्द है यह आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आग का पर्यायवाची कौन कौन होगा? बाकी जो भी विकल्प हैं वो आग के पर्यायवाची है। कुछ आग के पर्यायवाची के साथ कुछ अन्य शब्दों के भी पर्यायवाची को हम लोग देख लें। आग का अनल, पावक, वहनी, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी, जातवेद, हुताशन, हव्यवान, ज्वलन, शिखा, वैसंदर, रोहिताश्व, ये आगे के पर्यायवाची है। अक्षर के क्या हो गए कि हर्फ, ब्रह्म, अ आदि वर्ण, अविनाशी, अकाल का सूखा, दुर्भिक्ष, भुखमरी, अंधा का नेत्रहीन, चक्षुहीन, विवेक शून्य, अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, अनुमति का इजाजत, आज्ञा, अनुज्ञा, मंजूरी। ये कुछ पर्यायवाची शब्द के उदाहरण है। आपको जहां भी ये लगे, जहां भी यह महसूस हो कि आपको नोट करना चाहिए, आप निश्चित रूप से नोट करिए। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 277। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है, सर्च करके अभी साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलें, हमें आंसर बताते हुए चलें। देखिए, ये आत्म मूल्यांकन और स्व मूल्यांकन का विषय है। इससे आपको पता चलेगा कि आप इस रेस में कहाँ खड़े हैं, इस दौड़ में कहाँ खड़े हैं। जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपके पास है वो सीमित है, निस्संदेह है आपके पास असीमित ज्ञान है, लेकिन तत्क्षण आपकी बुद्धि कौन सी क्रिया करती है और आप कितने जागृत हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है। तो उसी का अभ्यास यह है। तो अभ्यास में पूरी तरह से आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने आप के प्रति। तो इसका जो सही उत्तर हम लोग देखेंगे वो उत्तर ए होगा। और इसी के साथ कुछ अन्य कहावतों और मुहावरों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हम आपके सामने ये मुहावरे और इसके अर्थों की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या इसको आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करते हुए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 278। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ जो सही वर्तनी है वो किसकी है? सही वर्तनी ये है, कृत्रिम,
अब इसी के साथ साथ हम लोग कुछ अन्य शब्दों को भी देखेंगे जिसमें वर्तनी की त्रुटियां होती हैं। जैसे संहार अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा? संहार होगा। सन्मुख का सम्मुख होगा, शून्य का शून्य होगा। साकल साक्षात त में हलंत होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जहां एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार यदि यहां नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह अनुप्रास अलंकार है? तो यहां प्रास लिखा हुआ है, प्रास का अर्थ होता है वर्ण और अनु का अर्थ होता है आवृत्ति या पीछे पीछे आना, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति यदि बार बार हो तो वो अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति जहां भी होगी अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। शब्दों की आवृत्ति जब होगी और एक ही शब्द के अलग अलग भेद होंगे, मतलब एक शब्द 2 बार आए और दोनों के भेद अलग अलग होंगे, यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों। जैसे चरण धनन चिंता करत चितवतचारी हो और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण में 3 अर्थ हैं, तीनों के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये सारी चीजें हम लोग अलंकार के टॉपिक में पेड लेक्चर में बड़े विस्तार से चर्चा की है। आपको बड़ा मजा आएगा, आप वहां से जाकर के इस कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं और आप इसको काफी विस्तार से पढ़ेंगे, काफी विस्तार से समझेंगे। ठीक, अब यहां पर हम लोग अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देख लें। जैसे रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। अब बात अनुप्रास अलंकार की थी, लेकिन वहां छेका अनुप्रास था। छेका अनुप्रास की परिभाषा क्या होती है इसको समझिए। जहां एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति हो उसको हम लोग छेका अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद की जब हम लोग बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार में भी 2 भेद होते हैं। एक होता है यहां पर वर्णानुप्रास और दूसरा होता है लाटानुप्रास, यानी शब्द की आवृत्ति या वाक्यांश की आवृत्ति होती है और अन्वय बदल जाता है, वहां लाटानुप्रास होता है। और जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति के आधार पर वर्णानुप्रास होगा। ये अनुप्रास अलंकार के 2 भेद हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। 280 गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में होता तो क्या होता? गाय नहीं चलती, इसका भाववाच्य बनाना है, यानी कि वाच्य को हम लोगों को समझना होगा। वाच्य के बारे में हम लोग कितना जानते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप में हम कितना जानते हैं? तो यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा वो गाय से चला नहीं जाता। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाएगा। थोड़ा सा यहां हम लोग देखेंगे। तो नियम क्या कहता है कि कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाने से कर्तृवाच्य भाववाच्य में बदल जाता है, लेकिन इसके साथ एक परिस्थिति है, एक कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, बिना शर्तें लागू रहती हैं। वो कैसे? कि मुख्य क्रिया को, सामान्य भूतकाल की क्रिया को मुख्य एक वचन में बदलकर उसके साथ धातु के एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष का वही काल लगा दे तो जो कर्तृवाच्य का है तब यह भाववाच्य में बदल जाएगा। यानी केवल कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा को हटाने से काम चलने वाला नहीं है। इस सावधानियों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साधु शब्द का बहुवचन रूप है। साधु शब्द का बहुवचन क्या है? साधुएं होगा, साधु होगा या साधुओं होगा या साधुआ। ठीक, इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। साधु शब्द का बहुवचन साधु ही होगा। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इन दोनों की परिभाषा हम लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 282 क्या है कि किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से, मतलब 2 वस्तुओं की तुलना जहां की जाए उन दोनों में, और तुलना के साथ ही साथ दोनों में यदि समानता के आधार पर तुलना की जाती है या तुलना के आधार पर जब समानता पाई जाती है तो कौन सा अलंकार होगा? सीधा सा प्रश्न ये है। तो यहां पर इसका उत्तर होगा बी, यानी उपमा अलंकार। क्या है कि किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है, यानी समानता के आधार पर तुलना की जाती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। थोड़ा सा इसको विस्तार दिया जाए कि वस्तुओं के गुण, समानता किस किस आधार पर होगी? वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तुलना के माध्यम से और 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, यानी यहां जो मन है वो किसकी तरह डोल रहा है? पीपर पात की तरह। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। यहां किसी के मन की बात की जा रही है और उसका मन कैसा है
तो गिरी सा ऊंचा यानी पहाड़ सा ऊंचा और सागर जैसा गंभीर। तीसरा उदाहरण भी हम लोग ले लेते हैं, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। ये जो हृदय है वो कैसा शांत है, इसमें शांति कैसी है, तो नीले गगन जैसी शांति इस हृदय में थी, लेकिन यह हृदय रो रहा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 283, जगत धनिष जगदीश कौन सी संधि है। अब यहां पर ये देखिए कि यहां त में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें अ नहीं है। अ नहीं है तो ये त किस में आ जाएगा, व्यंजन में आएगा, और इसके साथ इस जुड़ा हुआ है। तो अब ये क्या होगा कि यह व्यंजन संधि होगी। क्यों व्यंजन संधि होगी, क्योंकि व्यंजन के साथ चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, ये जब दोनों का मेल होता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, यह किस में आता है, यह व्यंजन संधि में आता है। लेकिन त का द कैसे हो गया, यह बड़ा प्रश्न है। तो जब क च ट त और प यानी जो वर्गीय व्यंजन है, इनके प्रथम वर्ण यानी कचट तप के का मिलन किसी वर्ण के साथ हो या अपने किसी वर्ण के तीसरे या चौथे वर्ण से या यर ल व से हो या किसी स्वर से हो, तो ये वर्ण क्या करते हैं कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में ये परिवर्तित हो जाते हैं। सीधा सा उत्तर कि ये कचट तप का प्रथम वर्ण, ये क या प्रथम वर्ण कहने की जरूरत नहीं है, ये कचट तप अपने ही वर्ण का इनका मिलन किसी वर्ण के तीसरे या चौथे वर्ण से इनका मिलन हो या संधि हो या यर लव ह हो या किसी स्वर के साथ इनका जब मिलन होता है तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि त का द हो गया। कुछ अन्य उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। सतधन आशय सदाशय तद्धन अनंतर तदनंतर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो आयु शब्द के साथ आप उपसर्ग लगा करके देख लीजिए, पूरा समय है, उपसर्ग लगा करके आप चेक कर लीजिए। तब तक हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है कि आयु शब्द के साथ चिर उपसर्ग सही है। क्या होता है, चिरायु। हिंदी के कुछ उपसर्ग हैं जो यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि हिंदी में तो कई उपसर्ग हैं जिसकी चर्चा यहां हम लोग व्याख्या अनावश्यक हो जाएगी, फिर भी कुछ उपसर्गों को हम लोग कुछ उपसर्गों को यहां देखेंगे। जैसे पर उपसर्ग का प्रयोग दूसरे के अर्थ में होता है। दूसरा, बहु उपसर्ग का प्रयोग हम लोग ज्यादा के अर्थों में करते हैं। बिन उपसर्ग यानी बिना के अर्थों में करते हैं। निषेध के रूप में भर उपसर्ग का प्रयोग हम लोग पूरा के रूप में करते हैं, जैसे भरसक, भरतार, भरमार, भरपाई, भरपेट, भरपूर या भरकम। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से आंख शब्द, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है, बड़ा आसान है। यहाँ उदाहरण विकल्प में जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है। मीन जो पर्यायवाची है वो किसका है, मीन किसका पर्यायवाची है, वेरी गुड, मीन जो है मछली का पर्यायवाची है। और इसी के साथ साथ कुछ अन्य पर्यायवाची को हम लोग देख लें। देखिए, नकुल, ध्वनि, ध्वजा, धरती, और इसी के साथ धनुष, धन और द्रौपदी। इस पर्यायवाची को आप नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को आराम से रोकिए, नोट करिए, या हम किनारे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख लीजिए ताकि आपके पास शब्द भंडार का एक बृहद कोश होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा में स्नान बराबर गंगा स्नान, यह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, व्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास, कौन सा समास है भैया। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। यह तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा के बारे में आप जान लें कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है और पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो गंगा स्नान में क्या हुआ, संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो इस समास का पदबंध क्या कहलाएगा, समास का पद क्या कहलाता है, संबंध तत्पुरुष कहलाता है। अरे वाह, इसके बाद डैश डैश। आपका आगमन तो आकस्मिक है, में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादिबोधक और विराम दोहरावतरण या प्रश्न चिन्ह।
तो हम लोग जानते हैं कि ये जो शब्द हैं, ये इन शब्दों के बाद अक्सर विस्मय बोधक चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होगा सही उत्तर जो हमारा होगा वो क्या होगा, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अरे वाह के बाद विस्मय चिन्ह का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 288। निम्नलिखित में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है अत्याधिक, हमको इसी के बारे में जानना है कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो अत्याधिक, अति धन अधिक, तो अत्याधिक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक होगा। ठीक, कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को भी देख ले जिसमें वर्तनी की अशुद्धि पाई जाती है। जैसे सार्वजनिक का सार्वजनिक होगा, संन्यास का संन्यास होगा, संतुष्ट का संतुष्ट होगा। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 289। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूर्ण करिए। यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि भाववाचक संज्ञा से पूर्ण करना है। क्या है कि उसका सारा सौंदर्य, उसकी शायराना अंदाज में आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ जब हम लोग प्रश्नगत चिन्हों को देखें, प्रश्नानुसार यदि हम बात करें, तो यहां पर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा इसमें हमें ढूंढनी पड़ेगी। क्या इसमें भाववाचक शब्द या भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द हमारा एकमात्र हंसी आ रहा है, अर्थात यहां पर हमारा सही उत्तर होगा उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है इसको देख लिया जाए। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, पढ़ना से पढ़ाई, खोजना से खोज, सीना से सिलाई। ऐसे ही थकना से थकावट, लिखना से लेख, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, लूटना से लूट, जोड़ना से जोड़। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 290। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। यहाँ पदबंध की बात की जा रही है, थोड़ी सी चर्चा इसकी व्यापक होगी, इसको हम लोग समझ लें। तो यहाँ पर जो पदबंध है यह संज्ञा पदबंध है, और संज्ञा पदबंध क्या कहलाता है कि जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं उन्हें हम लोग संज्ञा पदबंध के रूप में जानते हैं। यहाँ जो वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में देश भर के दलित जो रेखांकित पद रहे, ये किसका कार्य कर रहे हैं, संज्ञा पद का कार्य कर रहे हैं। अब सीधा सा ये एक लाइन में, एक पंक्ति में समझें कि वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाले पदबंध को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध कहेंगे। उदाहरण, नदी में बहता हुआ पानी, चाँद से भी सुंदर यानी मुखड़ा या चेहरा, शेर के समान बलवान आदमी और व्यक्ति, ये किस में आ जाएंगे, ये संज्ञा पदबंध में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम कौन सा है। क्या घर, पहाड़ और नदी ये सर्वनाम होगा कि संज्ञा होगा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, यानी कि आप हमारा सही उत्तर होगा। सर्वनाम के भेद के बारे में हम लोग जान लें। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिलहाल यहाँ हम लोग जो मार्क टेस्ट कर रहे हैं उसमें यदि हम लोग क्लास शुरू कर देंगे तो क्लास थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा। तो जो हमारी मूल भावना है, हमारा जो मूल उद्देश्य है आपका अधिक से अधिक अभ्यास कराने का, वह क्या हो जाएगा, वह पीछे छूट जाएगा। फिर हम लोग क्लास शुरू कर देंगे, क्लास पढ़ना शुरू कर देंगे, जो कि हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपका अधिक से अधिक अभ्यास हो। अभ्यास कराने का कारण क्या है कि आपकी तैयारी में स्थायित्व तो होगा ही, दूसरी बात यह होगी कि जो चीज़ें आप स्लिप कर रहे हैं उसको एक व्याख्या के माध्यम से भी हम लोग समझते चलेंगे, ताकि व्याख्या को देखने के साथ ही आपके जो करेक्शन होगा उसको आप अपने अंतर्मन में करेक्ट करते हुए चलेंगे, उसको सही करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, देशज या आगत। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। उन्मेष जो है तद्भव शब्द है, और ये संस्कृत से उपजा हुआ, संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्दों को तद्भव कहते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा जानने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, लेकिन वे शब्द जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों में बोले जाते हैं उनको हम लोग देशज कहते हैं, और संस्कृत के शुद्ध शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो अब तद्भव और तत्सम शब्दों को हम लोग जान ले। परिभाषा से ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये उदाहरण है, तो इनको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ तद्भव, तत्सम, यह तद्भव शब्द है, यह तत्सम है, तद्भव है और
तत्सम है। शब्द भंडार आपके पास पर्याप्त होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। यदि आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बना रहे हैं या वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हम किनारे हो जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाद में चल करके आप नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपके पास अध्ययन सामग्री पूर्ण रूपेण परिपूर्ण अवस्था में आपको मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। दर्शन का तद्भव रूप है, दर्शन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, यानी कि इसका बिगड़ा हुआ रूप जो इससे उत्पन्न हुआ है वो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी, दर्शन। कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्दों को देख ले, तो यहां पर तत्सम शब्द लिखे गए हैं और यहां पर तद्भव शब्द लिखे हैं। जैसे आभीर का तद्भव अहिर, अनार्थ का अनाड़ी, आश्चर्य का अचरज, अग्नि का आग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 294 डाकघर एक शब्द है, कौन सा शब्द है भैया, देशज है, तद्भव है, विदेशज है या संकर है। तो डाकघर जो है यह संकर शब्द है। संकर शब्द की परिभाषा हम लोग समझ रहे हैं, संकर शब्दों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, जो ऐसे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर के बने हों और उनका अर्थ जो है भिन्न होता है, वो क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। तो कुछ और संकर शब्दों के बारे में आप जानना चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि कुछ और संकर शब्द का शब्द भंडार आपके पास हो, तो आपके सामने है। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, रेलगाड़ी हो गया। सील अंग्रेजी है, बंद फारसी है, सील बंद हो गया। ये अब यहाँ दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं और यहाँ जब एक साथ मिल रहे हैं तो इनका एक अलग अर्थ हो रहा है। तो ये किस में आएंगे, ये संकर शब्दों में आएंगे। ठीक, हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि ये शब्द जो संकर शब्द हैं ये मूल रूप से किन किन भाषाओं से है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि रेलगाड़ी जो संकर शब्द है ये किन किन भाषाओं से मिलकर के बना है, तो वहां पर हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन कौन से, यानी कि संयोग शब्द जो है उसमें उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। इतना समय तो आपके पास मिल ही जाता है कि आप इसका उत्तर आराम से दे सके। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। इसकी व्याख्या है सी, यानी सम धन योग से बना है ये संयोग। इसी के साथ साथ कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जैसे मधु से मधुशाला, मधुकर मधुमक्खी, और मन से मन चला, मन चाहा, मनमोहन, मन भाया, ये उदाहरण हो गए। अब बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये सम जो है संस्कृत का उपसर्ग है। ये कौन सा उपसर्ग है, किसका है, संस्कृत का उपसर्ग है। और इसका अर्थ क्या होता है, पूर्णतः या संयोग। इस उपसर्ग से कई और शब्द निर्मित होते हैं, जैसे संस्कृत, संग्रह, संतोष, संन्यास, संस्कार, संरक्षण। और उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होता है क्या, अव्यय। और इन उपसर्गों के अतिरिक्त हिंदी में संस्कृत के कुछ अव्यय, विशेषण और शब्दांश भी किसकी तरह प्रयुक्त होते हैं, उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं। और उपसर्गों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, संस्कृत के उपसर्गों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। लेकिन इनके अलावा और क्या क्या प्रयुक्त होता है संस्कृत में, संस्कृत के कुछ अव्यय हो गए, विशेषण हो गए और शब्दांश भी कैसे प्रयुक्त होते हैं, उपसर्गों की तरह हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो यहां से अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 296, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय के बारे में हम लोग जानते हैं कि कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो क्रिया में लगे वो कृदंत प्रत्यय हो जाता है। और तद्धित प्रत्यय क्या कहलाता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लग करके जो नया शब्द बनाते हैं उसको हम लोग तद्धित प्रत्यय के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर पठनीय, गंतव्य, कृपालु और हसोण की बात हम लोग कर लें तो यहाँ पर जो किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है तो सही उत्तर हमारा होगा बी, क्योंकि यहाँ पठ धातु है, यहाँ गंतव्य और वहाँ हंस, ये भी धातु के साथ लगे हुए हैं, तो ये तद्धित प्रत्यय तो होगा नहीं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा के साथ जुड़े, सर्वनाम के साथ जुड़े या विशेषण के साथ जुड़े। तो कृपा के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो कृपा के साथ क्या जुड़ा है, कृपा के साथ आलू का संयोग हुआ है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। और वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं उनको हम लोग तद्धित प्रत्यय के रूप में जानते हैं। जैसे गुरु, मनुष्य, चतुर आदि शब्दों में क्रमशः यदि त्व, ता, तर, ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो यहाँ गुरुत्व हो जाएगा,
यहाँ मनुष्यता हो जाएगा, यहाँ चतुरता हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक धन ता, लड़का धन पन, लड़कपन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न और देखिए अगला प्रश्न पर समझ जाने से पहले थोड़ा सा तद्धित प्रत्यय के प्रकार की भी चर्चा कर लें, थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तार देते हैं। तो तद्धित प्रत्यय को 8 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, उनवाचक और सादृश्यवाचक। ये तद्धित प्रत्यय के प्रकार हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। यहाँ 2 शब्द हैं, अनिल और अनल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अनल जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? निश्चित रूप से अग्नि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लें अनिल के बारे में, यदि हमको नहीं भी पता है, इन दोनों में से किसी एक के बारे में पता होगा तो हम लोग समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि अनिल वायु का पर्यायवाची है और अनल अग्नि का पर्यायवाची है। सही उत्तर ए। तो थोड़ा सा पर्यायवाची शब्दों पर भी चर्चा कर लें। वायु का पर्यायवाची अनिल हवा, पवन, समीर, वात, मारुत। अग्नि का पर्यायवाची अनल पावक, दहन, वैश्वानर, धूमकेतु, कृषाणु, आग। इसी तरीके से दिन, दांत, दल, दर्पण, दरिद्र, इन शब्दों के भी पर्यायवाची यहां सामने लिखे गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 298। फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची सुमन भी है, पुष्प भी है, कुसुम भी है, लेकिन ये तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि तनुजा शब्द का संबोधन क्या होता है। तो तनुजा बेटी पुत्री का पर्यायवाची है। तनुजा का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो बेटी के संदर्भ में, पुत्री के संदर्भ में, यानी कि तनुजा बेटी और पुत्री का पर्यायवाची है। तो ये फूल का पर्यायवाची कदापि नहीं। अगला प्रश्न 299। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? अब यहाँ पर स्वर संधि की बात कर रहा है। स्वर संधि का मतलब ये हो रहा है, ये होता है कि जहाँ स्वर और दोनों तरफ स्वर ही स्वर हो और इन स्वरों का ही मिलन हो, वहाँ स्वर संधि होगा। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो स्वर संधि की संभावना नहीं है नमस्कार में, और इसी तरह जगदीश में भी स्वर संधि की संभावना नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये जो संधि स्थल है, यहाँ पर स्वर संधि की संभावना बन रही है, और इसलिए हम लोग भानुदय को स्वर संधि के रूप में समझेंगे। यहाँ पर संधि विच्छेद देख ले। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? नमधन कार, ये विसर्ग संधि आ जाएगा। जगदीश का जगत धनी, इस व्यंजन संधि होगा। भानुदय भानुधन उदय, ये अब न में ऊकार लगा हुआ है और ऊकार के साथ ऊकार मतलब हरस्व ऊ के साथ हरस्व ऊ जुड़ रहा है, अर्थात न में दीर्घोकार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भानुदय विसर्ग स्वर संधि। दुर्लभ दुह धन लभ, यहां पर दुह धन लभ हो रहा है, तो यह विसर्ग संधि होगा। ठीक। अब प्रश्न संख्या 300। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तो निश्चित रूप से ये जो अच्छा है, यह शब्द इस बच्चे की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण यही होगा। लेकिन पूरा का पूरा पदबंध विशेषण पदबंध के रूप में पूछा जा रहा है, तो अच्छे बच्चे हो या बहुत अच्छे हो, कौन सा पदबंध होगा, इसकी व्याख्या देख लिया जाए। थोड़ा सा पदबंध को हम लोग समझते चलेंगे, और आप जो है उत्तर को लेकर के निश्चिंत रहिए कि तुम बहुत अच्छे बच्चे में बहुत अच्छे जो है यह पदबंध होगा, विशेषण पदबंध होगा। और पदबंध क्या कहलाता है? फ्रेज किसको कहते हैं कि वाक्य से अलग रहने पर, शब्दशः ही इसको समझने की जरूरत है कि वाक्य से अलग रहने पर, शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर यह पद कहलाते हैं। मतलब वाक्य से अलग रहने पर शब्द, और जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। यानी कि जब तक ये शब्द, कोई भी शब्द वाक्य से अलग है तो शब्द हैं, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो ये पद कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि बात की जाए, थोड़ा सा यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो आसान शब्दों में समझें, आपके लिए आपको समझने में कठिनाई ना हो, इसलिए यहाँ पर बड़े आसान सरल भाषा में हमने लिखा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। जब तक यह स्वतंत्र है, जैसे वर्ण जब तक स्वतंत्र है, ध्वनियों के रूप एक इकाई के रूप में है, वर्ण है।
सार्थक ध्वनियों का एक समूह हुआ तो शब्द हुआ, और शब्दों का एक सार्थक समूह जब तक होता है जिसका अर्थ निकले और ये अपने पद क्रम के अनुसार हो तो वाक्य होता है। यानी कि ये शब्द जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त होगा तो पद कहलाएगा, सीधी सी बात। अब बात आती है कि जब दो या दो से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित क्रम में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अब उन्हें हम पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे हम लोग पदबंध कहते हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कहा है, पदबंध की परिभाषा दी है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। फिर से इसको समझिए कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद, यहां बहुत अच्छे को हम लोग निकाल लें, एक से अधिक पद परस्पर एक दूसरे, बहुत और अच्छे एक दूसरे के साथ संबंध है, परस्पर संबंध होकर ये अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। बहुत अच्छे क्या है भाई? बहुत अच्छे एक अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। और विशेषण पदबंध क्या कहलाता है? पदबंध हम लोग समझ गए तो विशेषण को भी समझ लेंगे, यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो विशेषण पदबंध क्या होता है? तो विशेषण पदबंध ये होता है कि वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों की बात हम लोग करें आसान शब्दों में तो पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। यहां पर यह गाड़ियां जो है किसकी है? यहां तेज चलने वाली, तो यह पूरा का पूरा पद इस विशेषण शब्द में समाहित है या इस पर आश्रित? समाहित नहीं है, आश्रित है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह विशेषण पदबंध है। इसी के साथ हम लोगों की आज की कक्षा समाप्त होती है। 25 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। फिर हम लोग आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।